हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को शाम 7:33 पर लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई। भगत सिंह संधू का जन्म 28 सितंबर 1907 में लायलपुर ज़िले के बंगा गांव, पंजाब में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक जाट परिवार था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताब पढ़कर सोचते थे कि उनका रास्ता सही है कि नहीं। उन्होंने जुलूस में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारतीय सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा दे दी गई। इससे भगत सिंह इतने अधिक परेशान हुए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक को तैयार करना था। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से घायल हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भगत सिंह से रहा न गया और उन्होंने एक गुप्त योजना के तहत पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए कि जैसे वह खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के डीएवी स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उनके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने 3 से 4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया कि आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा, पर वह नहीं माना और मजबूरन चंद्रशेखर आज़ाद को उसे गोली मारनी पड़ी। इस तरह उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे। उस समय अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे। बहुत कम भारतीय उद्योगपति ही उन्नत कर पाए, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध करना स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके दल में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। 8 अप्रैल 1929 को
केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी की ही क्यों ना हो। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। जेल में भारतीय कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार के कारण भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल किया। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का एक निर्णय तैयार किया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफ़ी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ़ की जाए। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें पूरा समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती में गा रहे थे। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने मरते मरते आज़ादी का जो बीज बोया था, वह स्वतंत्रता का वृक्ष बन गया। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।